नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पहुंचे ईडी के दफ्तर और ईडी कर रही है फारूक अब्दुल्ला से बीसीसीआई के फंड को लेकर पूछताछ। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर लगा है बड़ा आरोप। 2012 में फारूक अब्दुल्ला ने बीसीसीआई के फंड का किया था दुरुपयोग और इसी पूरे मामले को लेकर अभी कुछ दिन पहले ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को भेजा गया था समन और आज खुद ही फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में ईडी के कार्यालय पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। जिस तरीके से इनपुट्स बाहर आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, इस पूरी पूछताछ के बाद ईडी गिरफ्तार कर सकती है फारूक अब्दुल्ला के लिए। और इसी संदर्भ में हम आपको ये भी बता दें कि 2020 में ईडी पहले ही कर चुकी है फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त। अगला क्या एक्शन होने वाला है ईडी का, ये देखने वाली बात है। अगर हम बात करें इस पूरे मामले की कि कितना बड़ा घोटाला किया गया था फारूक अब्दुल्ला के द्वारा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 2011 से 2012 के बीच में बीसीसीआई की तरफ से खेल प्रचार के लिए राज्य सरकार को 112 करोड़ रुपए दिए गए थे और जिसके बाद सरकार यानी कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ये बड़ा आरोप लगा था कि बीसीसीआई के फंड का दुरुपयोग किया गया है। 46 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में और उसी मामले को लेकर आज ईडी जांच कर रही है। अगर हम ईडी की बात करें तो 2020 के बाद से ही ये मामला ईडी के हाथ में है और ये दूसरी बार बुलाया गया है फारूक अब्दुल्ला के लिए इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए। इससे पहले 2019 में भी अपना बयान दर्ज करा चुके हैं फारूक अब्दुल्ला। जिस तरीके से फंड का इस्तेमाल किया गया, दुरुपयोग किया गया और बीसीसीआई के पैसे का गमन कर लिया गया फारूक अब्दुल्ला की तरफ से और ये आरोप उनके ऊपर लगा है। ये काम चलता जाएगा, इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोगों को तंग करते जाएंगे। अगर इस पूरे मामले की भी बात करें तो जिस तरीके से ये मामला सामने निकल कर आया कि वर्ष 2012 में ये घोटाला हुआ जिसमें दो क्रिकेटर माजिद याकूब डार और निसार अहमद खान द्वारा 2015 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाले क्रिकेट एसोसिएशन में धन पर कथित गमन की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के लिए ये पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके बाद सीबीआई ने पिछले साल श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ एक आरोप पत्र भी दायर किया था। ईडी ने इस मामले में 2020 में अब्दुल्ला की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को कोर्ट कर लिया गया था और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला निकल कर सामने आया है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि आज अगर फारूक अब्दुल्ला की उम्र 84 साल है तो जितने भी साल उन्होंने यानी कि दो परिवारों का ही राज हमेशा से जम्मू कश्मीर के ऊपर रहा है और किस तरीके से करोड़ों के पैसे का गबन इन सरकारों की तरफ से किया गया है, आज उस सभी की सच्चाई देश के सामने आ रही है। चाहे फिर वो रोशनी घोटाला हो या फिर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में ये 46 करोड़ रुपए का घोटाला हो जिसमें सीबीआई पहले से ही ये जांच कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से मामला ट्रांसफर सीबीआई के लिए किया गया था और अब ईडी जिस तरीके से तहकीकात कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला को समन भेजना और पूरी तरीके से टाइम पर पहुंचे हैं फारूक अब्दुल्ला और खुद ही ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं श्रीनगर में। अब देखना अहम ये होगा कि जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला से कितने वो सटीक जवाब देते हैं ईडी के लिए और ईडी का एक्शन फारूक अब्दुल्ला और इस घोटाले को लेकर क्या कहना होगा और गिरफ्तारी को लेकर भी क्या एक्शन लिया जाता है ईडी की तरफ से। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन में ये जो घोटाला किया गया इसको लेकर आज तमाम लोगों के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं इस सरकार को लेकर, जिन सरकारों ने इतने सालों तक राज किया जम्मू एंड कश्मीर में। कभी महबूबा मुफ्ती आई तो कभी फारूक अब्दुल्ला और इन्हीं के चलते किस तरीके से हालात रहे जम्मू एंड कश्मीर के आज जनता भली भांति जानती है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया गया उसमें घोटाला किया गया और नई नई स्कीमों के तहत किस तरीके से पैसा इन दोनों परिवारों ने सिर्फ अपने परिवारों के लिए ही
समेटा है, आज ये सारी सच्चाई देश के सामने आ रही है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां देश भर की जनता तमाम सवाल उठा रही है, तो ये भी चीजें कभी नहीं छुपी हैं कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला से लेकर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के द्वारा जब जब भी इनकी सरकार रही है, जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से पाकिस्तान को समर्थन किया गया है, आतंकवादी गतिविधियों को हमेशा इन लोगों की तरफ से सराहाया गया है, या फिर जिस तरीके से अब चीजें देखी जा रही हैं, हमेशा केंद्र सरकार पर हमला करने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कभी भी आतंकवाद को लेकर दो शब्द नहीं कहे हैं। और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला वही नेता हैं, वही राजनीति करने वाले नेता हैं जो हमेशा ही अगर कोई आतंकवादी गिराया जाता है और किस तरीके से हमारी भारतीय सेना अगर किसी आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराती है, तो यही वो नेता हैं जो कि उस आतंकवादी को जम्मू कश्मीर का कहने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। वहीं अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला के कुछ बयानों की, जिनको लेकर आज सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं, तो वही है फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में हम धारा 370 वापस लाने के लिए पाकिस्तान तो क्या, हम चाइना की भी मदद लेंगे। यानी कि ऐसे देशों की हमेशा सराहना और हमेशा मदद लेने की बात इन लोगों की तरफ से की जाती है जो हमेशा भारत का कट्टर दुश्मन रहा है। जिस तरीके से तमाम विवाद भारत के हैं, वो हर देश के साथ अपने संबंधों को अच्छे करने की बात करता है, चाहे फिर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से बयानबाजी की जाती है इन राजनीतिक नेताओं की तरफ से, महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला या फिर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला हों। अब चीज़ें ये देखनी होंगी कि किस तरीके से आगे और भी ज़्यादा घोटाले और जो चीज़ें इन लोगों के द्वारा की गई हैं उनका पर्दाफाश अब लगातार हो रहा है। और यही बड़ा कारण था कि जब 2020 5 अगस्त को केंद्र सरकार की तरफ से धारा 370 और 35A को घाटी से हटाया गया था, उस समय पर PSA लगा दिया गया था। यानी कि जिस तरीके से नज़रबंदी कर दी गई थी फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती की, और इन लोगों को घर में ही बंदी बना दिया गया था, लिए PSA लगाया गया था क्योंकि हमेशा इन लोगों की तरफ से भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे धारा 370 को लेकर। और लोकसभा के चुनाव से पहले महबूबा मुफ्ती का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि धारा 370 को हटाने वाला कोई रहेगा नहीं और लाल चौक पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। यानी कि किस तरीके से भारत विरोधी इन लोगों की तरफ से बातें की जाती हैं, आतंकवाद को हमेशा ही समर्थन इन दोनों परिवारों के द्वारा दिया जाता है। और आज अगर जम्मू कश्मीर में यानी कि घाटी में फिर से एक बार जिस तरीके से टारगेटिंग किलिंग सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में ये जो कश्मीरी हिंदू हैं उन्हें टारगेट करके आतंकवादियों द्वारा मारा जा रहा है, जहां केंद्र सरकार से लेकर भारतीय सेना जो है वो लगातार इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हमारे जो सैनिक हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें वापस भेज रहे हैं और मौत के घाट उतार रहे हैं आतंकवादियों को। तो वहीं एक हिंदू जो टीचर है जिसकी अभी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, तो उसको लेकर भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जहां आतंकवादियों को लेकर टिप्पणी करने की बजाय महबूबा मुफ्ती जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रही हैं और कह रही हैं कि केंद्र सरकार वैसे तो आश्वासन देती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है, पर देखिए हालात कैसे हैं। और वहीं अगर बात की जाए फारूक अब्दुल्ला की, तो फारूक अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सब मारे जाएंगे। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरीके से हिंदू कश्मीरियों की जान को बचाना चाहती है केंद्र सरकार, तो उन्हें कश्मीर फाइल्स के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। और इसी के साथ तमाम बातें भी कही गई हैं फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, यानी कि ना पाकिस्तान के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है और ना ही तो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के लिए। और हमेशा अगर कटाक्ष किया जाता है तो केंद्र सरकार की नीतियों का या फिर केंद्र सरकार के द्वारा पैसा जो दिया गया था उसका गमन कर लिया जाता था इन लोगों के द्वारा। अगर हम बात करें 1990 की कि किस तरीके से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से ही बेघर कर दिया गया, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं का उनका जेनोसाइड हुआ, और उस चीज़ों को लेकर भी अगर सवाल उठता है फारूक अब्दुल्ला को लेकर या फिर महबूबा मुफ्ती को लेकर, क्योंकि इन्हीं दो परिवारों की सरकारें हमेशा से जम्मू कश्मीर में रही हैं। और आज अगर सवाल उठता
है तो हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिशें महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से की जाती है और ये कहा जाता है कि हमने तो ऐसी चीज़ों को नहीं सोचा था, हम तो चाहते थे कि कश्मीरी हिंदू जो हैं वो अपने घर लौट कर आएं, पर केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया और वहीं कश्मीरियों को वापस विस्थापित करने की नहीं सोची है। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में हम आपको बताएं तो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये आश्वासन दिया जाता है कि जिन लोगों को भी वहां से भेजा गया था या फिर निकाला गया था, केंद्र सरकार फिर से उन लोगों को वहीं बसाएगी जिन लोगों को अब से 30-32 साल पहले उनके घर से निकाला गया था। खैर, बात यही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, हर उस व्यक्ति के घोटाले सामने आ रहे हैं जिसने कभी बड़े स्तर पर घोटाला किया और जनता के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग किया और आज पैसे को ही किस तरीके से गमन कर लिया गया था। आज केंद्रीय एजेंसियां हर उस मुद्दे को लेकर जांच कर रही हैं और यही बड़ा कारण है कि अब इनकी करोड़ों की जो संपत्तियां हैं वो जब्त भी हो रही हैं और इनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं हर एक मुद्दे को लेकर और हर एक घोटाले को लेकर जिनमें इनका नाम शामिल है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।